हेलो स्टूडेंट्स। अगर जो आप उत्तराखंड से पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, दोनों सेम ही होता है। मैं आप लोगों के लिए आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जिसके अंदर आपको फिल अप, ट्रू फॉल्स, स्टैंड फॉर, एमसीक्यूज, फुल फॉर्म्स एंड इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। शुरू करेंगे। जैसा कि अभी और सेमेस्टर चल रहा है, अगर जो आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका फर्स्ट सेम होगा। अगर जो आप सेकंड ईयर में हैं तो आपका थर्ड सेम होगा। अगर जो आप थर्ड ईयर में हैं तो आपका फिफ्थ सेम होगा। मैं शुरू करने वाला हूँ यहाँ पे थर्ड सेम से। जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं, पहले मैं थर्ड से स्टार्ट करने वाला हूँ, देन उसके बाद थर्ड के बाद मैं बताऊँगा फर्स्ट के लिए। तो हम थर्ड का स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे से बताऊँगा, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। सबसे ख़ास बात है, आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में आपको नोट्स देखने को वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। जो चीज़ें इंग्लिश में होंगी वही चीज़ें आपकी हिंदी में होंगी। अगर जो कोई क्वेश्चन लिखा होगा तो वो इंग्लिश में भी लिखा होगा और हिंदी में भी लिखा होगा। उसकी जो भी आंसर्स होंगे, डेफिनेशंस होंगे या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में देखने को मिलेगी। आप एग्ज़ाम में आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर दोनों को कंबाइन करके मिक्स करके भी लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपकी चॉइस है आपको कैसे लिखना है। अब शुरू करने वाले हैं आज हम थर्ड सेमेस्टर से। थर्ड सेमेस्टर अगर जो आपका कोई मैच करता है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। आपको आज मैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के फिलअप, स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज एंड लास्ट में आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो आपके फिलअप हो गए या फिर ट्रू फॉल्स हो गए या फिर आपके फुल फॉर्म्स हो गए या फिर आपके स्टैंड फॉर्स हो गए या फिर एमसीक्यूज, ये आपके मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, तो आप देख लेंगे वीडियो के एंड में। बहुत इम्पोर्टेंट लगाने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस अभी समझाने वाला हूँ, तो एक एक करके आपको बताऊंगा और लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे लिख सकते हैं। पहले मैं आपको एक लिखने का तरीका बताऊंगा। मान लीजिए अगर जो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, वो चाहे 6 मार्क्स का हो या फिर 8 मार्क्स का हो, तो आप उसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, 6 मार्क्स का हो या फिर 8 मार्क्स का हो, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना होता है। अगर जो आप जानते हैं तो डेफिनेशन लिख देंगे। अगर जो उसके रिलेटेड कुछ एडवांटेजेस है तो वो लिख सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस जानते हैं तो वो लिख सकते हैं। अगर जो लिखने में कोई प्रॉब्लम आए या फिर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था तो हाथ जो है मेरा वो टूट रखा है और हाथों में पट्टी भी बंधी हुई है, तो थोड़ा लिखने में भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं आपको जो भी चीज़ें होंगी बहुत अच्छे से बताऊँगा। एप्लीकेशंस हो गए, प्रिंसिपल हो गया, कॉज हो गए, रीज़न हो गया, रेमेडीज़ हो गई। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं डिपेंड करती हैं कि आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा क्या गया है। अगर जो कोई नॉर्मल क्वेश्चन होगा उसके अंदर डेफिनेशन होगी, एडवांटेज होंगे तो एडवांटेज लिख सकते हैं, डिसएडवांटेज आप जानते हैं तो डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। कोई एप्लीकेशन है उसके अंदर तो एप्लीकेशन मीन्स उसके जो यूजेस वगैरह होते हैं वो लिख सकते हैं। प्रिंसिपल आपका सिद्धांत होता है कि किस सिद्धांत पे वो काम करता है, वो लिख सकते हैं। कॉज उसके कारण हो गए, रीजंस वगैरह जो हो गए, रेमेडी मतलब उसका सुधार क्या है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। आपको एक एग्जांपल भी क्वेश्चन देके आपको समझाऊंगा भी कैसे आप लिखेंगे। फिर उसके बाद मैं
सारे क्वेश्चंस आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा और जो उसके फुल नोट्स होंगे वो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ, देन उसके बाद हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अगर जो आपने मेरी पहले की वीडियो ना देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने उनमें बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा रखा है। एंड आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, तो उनको भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। आइए समझते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि लेथ मशीन। अगर जो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि एक्सप्लेन लेथ मशीन, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय लेथ मशीन, तो आप चाहें तो एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं मैं वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, देन उसके बाद प्रिंसिपल लिखना है जो सिद्धांत होता है, उसके बाद वर्किंग लिखना है, यूजेस लिखने हैं, उसके बाद एप्लीकेशन होता है, एडवांटेज वगैरह होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं मींस कंपोनेंट, ऐसी और भी पॉइंट्स होते हैं। अब एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन तो लिखना ही होता है, प्रिंसिपल जानते हैं तो प्रिंसिपल लिख सकते हैं, वर्किंग जानते हैं तो वर्किंग लिख सकते हैं, एप्लीकेशन यूजेज जानते हैं तो यूजेज लिख सकते हैं, एडवांटेजेस इसके फ़ायदे हैं तो वो लिख सकते हैं, इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनके नाम जानते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अगर जो आपसे 6 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स में पूछा है तो आप 6 में पूछा है तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्रिंसिपल लिख सकते हैं, वर्किंग लिख सकते हैं, इतना लिख देंगे तो बहुत है। या फिर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर प्रिंसिपल, कोई भी आपको बस 1.5 से 2 पेज का आंसर आपको कम से कम लिखना है, तभी जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा, चाहे 6 का हो चाहे फिर 8 का हो। अब मान लीजिए चाहे तो आप एडवांटेज, एप्लीकेशन जो चाहें वो लिख सकते हैं। 2-3 पॉइंट आपको लिखना होता है जिससे कि आपका जो क्वेश्चंस है वो देखने में अच्छा लगे कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपने पूरा सही से लिखा हुआ है, मीन्स उसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज है। अब हम देखेंगे कि लेथ मशीन होता क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, बाकी और भी इससे चीज़ें रिलेटेड है वो क्या क्या है मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा जिससे कि आप समझ जाएंगे। लेथ मशीन क्या है हम ये देखेंगे। जिस मशीन पर किसी मेटल या लकड़ी के गोल टुकड़े को घुमाकर उसका आकार बदला जाता है उसे लेथ मशीन कहते हैं। लेथ मशीन के अंदर किसी भी मेटल के पार्ट को या लकड़ी के पार्ट को लगाकर उसे घुमाया जाता है, उसे शेप दिया जाता है, उस पर काम किया जाता है, उसे लेथ मशीन कहा जाता है। लेथ मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें वर्क पीस घूमता है और कटिंग टूल स्थिर रहकर उसकी कटाई करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे आपने देखे होंगे जो बेड के पाए पाए होते हैं, जो 4 उनके पैर होते हैं, उनको बनाने के लिए या फिर कोई बॉल बनाने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए कैसे हम एक मशीन के अंदर उसको रख देते हैं और वो कटिंग करके उसको काटता रहता है। तो यही लेथ मशीन के काम वगैरह होते हैं। लेथ मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें वर्कपीस घूमता है। मैंने आपको बताया था वर्कपीस जो होता है, जो काम करने वाली चीज़ जो होती है वो घूमती है और कटिंग टूल स्थिर रहकर उसकी कटाई करता है। जो उसके अंदर जो इक्विपमेंट वगैरह लगे होते हैं धार धार, वो उसकी कटिंग करते हैं। खूब समझ में आया होगा आपको। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दिया, अब हम देख लेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है इसका, एक लकड़ी का डंडा तेजी से घुमाइए और चाकू लगाइए, क्या होगा, ऊपर की परत कट जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो लकड़ी होता है उसको जब हम यहाँ से लगा देते हैं तो जब हम लकड़ी को घुमाते हैं और यहाँ पे एक धारदार नुकीला एक चाकू सा रहता है तो कैसे वो उसकी शेप दे देता है, उसको कटिंग कर देता है। तो उसका प्रिंसिपल ये, तो आपको समझ में आ गया होगा, यही लेथ मशीन का प्रिंसिपल होता है। जो मैंने जैसे आपको बताया, एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और
यहाँ से जो चक्कू फिक्स होता है वो कैसे कटिंग करके उसको शेप दे देता है, वही उसका प्रिंसिपल होता है। ऐसी आपके और भी चीज़ होते हैं, वर्किंग हो गया, एप्लीकेशन, तो ऐसे ही आपको लिखना होता है, तो आप कोई भी आप लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। और आपको एक और चीज़ याद रखना है, जो क्वेश्चंस आंसर होने वाले हैं वही आपके टॉपिक भी होंगे, वही आपका इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे भी आ जाए आप इजीली लिख लोगे, क्योंकि मैं ऐसे नोट्स देने वाला हूँ और ऐसे समझाऊंगा, सारे क्वेश्चनों को थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। जो सबसे पहला है वो है कि आपका जो एसी आर्क वेल्डिंग एंड डीसी आर्क वेल्डिंग क्या होता है, इनके दोनों को आपको डिफरेंस बताना है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही पूछेगा। मेन जो पार्ट है क्वेश्चन का वही है कि एसी आर्क वेल्डिंग एंड डीसी आर्क वेल्डिंग में क्या डिफरेंसेस है। जैसे कि आप जानते हैं, जो वेल्डिंग मशीन को चलाने के लिए बिजली चाहिए, ये बिजली दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी एसी आर्क वेल्डिंग और दूसरी होती है डीसी आर्क वेल्डिंग। जैसे कि पहला होता है जो एसी होता है वो होता है आपका अल्टरनेटिव करंट, और जो दूसरा होता है डीसी वो होता है डायरेक्ट करंट। अगर मशीन एसी से चलती है तो उसे एसी आर्क वेल्डिंग कहते हैं। अगर जो मशीन डीसी से चलती है तो उसे डीसी आर्क वेल्डिंग कहते हैं। बस यही डिफरेंस होता है इसके अंदर। अब इसके थोड़े बहुत और समझा देता हूँ आपको। जो आपकी एसी करंट होती है वो आपकी कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो डीसी करंट होती है वो सिर्फ एक ही बार एक ही डायरेक्शन में होती है। जो आपकी एसी करंट होती है वो कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है, मतलब कम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आपका जो डायरेक्ट करंट होता है डीसी जो होती है वो आपकी एक ही डायरेक्शन में देखने को आपको मिलती है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। अब दोनों के डिफरेंस देख सकते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, जो एसी करंट होता है, जो सॉरी एसी आर्क वेल्डिंग होता है, उसमें होता है यूजेस अल्टरनेटिव करंट, जैसे कि एसी बताया। डीसी में होता है आपका यूजेस डायरेक्ट करंट। एसी में होता है आपका करंट चेंज डायरेक्शन। एसी में क्या होता है आपका करंट चेंजेस डायरेक्शन कंटिन्यूसली। डीसी में क्या होता है आपका करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, जैसे मैंने आपको बताया था। एसी में क्या होता है आपका आर्क इज लेस स्टेबल, और डीसी में क्या होता है आर्क इज मोर स्टेबल। एसी में क्या होता है आपका मोर स्पैटर इज प्रोड्यूस, और डीसी में क्या होता है आपका लेस स्पैटर इज प्रोड्यूस। एसी में क्या होता है आपका वेल्ड क्वालिटी इज कंपैरेटिवली लोअर, और डीसी में क्या होता है आपका वेल्ड क्वालिटी इज बेटर। तो ऐसी आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन पार्ट होता है वो आपको लिखने की ज़रूरत है। बाकी जो इसके फुल नोट्स होंगे वो वीडियो के एंड में आपको मैं दे दूंगा। अब देख लेते हैं जो आपका दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं वीडियो के एंड में लिख दूंगा, अभी मैं सिर्फ जो मेन क्वेश्चन का पार्ट है वैसे आपको उसी के आधार पे मैं आपको समझा रहा हूँ। जो दूसरा है वो है आपका एक्सप्लेन लेथ मशीन। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे के भी आपको समझाया था। अब हम देखेंगे कि लेथ मशीन क्या होता है और हम इसे थोड़ा समझेंगे, और जो इसके नोट्स होंगे वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेथ मशीन एक मशीन टूल है जिसका उपयोग मेटल या वुडन वर्कपीस को मनचाहा शेप और साइज देने के लिए किया जाता है। इसमें वर्कपीस घूमता है और कटिंग टूल स्थिर रहकर उसकी कटाई करता है। जैसा आपने देखा होगा, जब आप बेड के आपने जो बेड होता है, सोने वाला बेड होता है, उसके चार जो पाए होते हैं आपने देखे होंगे। वो जब हम बनवाने जाते हैं तो आपने कैसे देखा होगा, एक लकड़ी का पीस जो होता है वो कैसे मशीन के अंदर लगाया जाता है। यहाँ पे एक
धारदार एक चाकू होता है, एक नुकीला काफी, जो कि उसको शेप देता है। समझ आ रहा होगा आपको शायद, वो कैसे उसको शेप देता है और वो कैसे गोल आकार में कट के एकदम से तैयार हो जाता है। तो वही लेथ मशीन का काम होता है, वहीं से प्रिंसिपल भी निकल के आता है, उसी को हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर जो एक बात हमेशा याद रखना, लेथ मशीन में टूल नहीं घूमता। जो टूल होता है वो कभी नहीं घूमता है, बल्कि जो वर्क पीस होता है वो घूमता है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। जो लेथ मशीन होती है, सबसे बड़ी इसकी पहचान यही है कि उसमें सिर्फ वर्क पीस घूमता है, उसके अंदर जो टूल वगैरह लगे होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं घूमते हैं। लेथ मशीन के मुख्य पॉइंट: लेथ मशीन एक मशीन टूल है। इसका उपयोग मेटल की मशीनिंग के लिए किया जाता है। इसमें वर्कपीस घूमता है। कटिंग टूल मटेरियल को काटता है। इससे अलग अलग शेप और साइज बनाए जाते हैं। अगर जो थोड़ा और बता दूं कि जो लेथ मशीन है इससे क्या क्या काम होते हैं, तो इससे टर्निंग का काम होता है, इससे फेसिंग का काम होता है, इससे ड्रिल का काम होता है, इससे बोरिंग का काम होता है, थ्रेड का काम होता है, नकलिंग का काम होता है, पार्टिंग ऑफ का काम होता है। तो ऐसे बहुत सारे जो वर्क हैं जो कि लेथ मशीन पे किए जाते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो के एंड में इसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। एग्जाम में आप चाहें तो कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका मोल्डिंग सैंड प्रॉपर्टी। जो मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज होती है, क्वेश्चन ऐसे होगा: एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। पहले हम देखेंगे कि मोल्डिंग सैंड क्या होता है, फिर उसकी हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि मोल्डिंग सैंड होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। आइए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोल्डिंग सैंड, पहले हम देख लेंगे कि जो मोल्डिंग सैंड है वो क्या होता है। मोल्डिंग सैंड वह विशेष प्रकार की रेत मीन्स सैंड होता है जो कि जिसका उपयोग कास्टिंग मोल्ड साँचा बनाने के लिए किया जाता है। तो मेटल का पार्ट होता है, जब हम उसे पिघला देते हैं उसे मोल्टन मेटल कहा जाता है। इस साँचे में डाली जाती है तो ठंडी होकर उसी आकार की वस्तु बन जाती है। अगर जो आपको एक पेन चाहिए होगा तो आप इसी मोल्ड के ढांचे में डालेंगे, तो उसके अंदर रेत होती है, उसके अंदर आप जब डालेंगे तो जो उसका आकार होगा उसी आकार में वो आपका जो मटेरियल होगा निकल के बाहर आ जाएगा। मोल्डिंग सैंड के प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। जो मोल्डिंग सैंड है इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसमें क्या होता है, परमेबिलिटी, गैस बाहर निकल सके। जो गैस होती है परमेबिलिटी, जो गैस होती है बाहर निकल सके, इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इसके गुण होते हैं। स्ट्रेंथ, साँचा मजबूत हो। प्लास्टिसिटी, आसानी से आकार ले सके। इसकी जो अगली प्रॉपर्टीज होती है वो होती है रिफ्रैक्टरीनेस, अधिक तापमान सह सके। अधेसिवनेस, फ्लैक्स से चिपकी रहे। कोहेसिवनेस, रेत के कण आपस में जुड़े रहे। और जो अगली इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो होती है कोलैप्सिबिलिटी, कास्टिंग बनने के बाद साँचा आसानी से टूट जाए। ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 7 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। पहले जो प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने, सैंडिंग मोल्ड आपको बता ही दिया मैंने, प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता ही दिया। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जो मोल्डिंग सैंड होता है वो एक विशेष प्रकार की रेत सैंड होती है जिसका उपयोग कास्टिंग मोल्ड साँचा बनाने के लिए किया जाता है। जब पिघली हुई धातु मोल्टन मेटल इस साँचे में डाली जाती है तो ठंडा होकर उसी आकार की वस्तु बन जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज एक बार और बता देता हूँ। पहला जो प्रॉपर्टीज है वो है परमेबिलिटी, गैस बाहर निकल सके। स्ट्रेंथ,
साँचा मजबूत हो, प्लास्टिसिटी आसानी से आकार ले सके, रिफ्रैक्टोरनीनेस अधिक तापमान सह सके, अधेसिवनेस फ्लेक्स फ्लेक्स से चिपकी रहे, कोहेसिवनेस रेत के कण आपस में जुड़े रहें, कोलैप्सिबिलिटी कास्टिंग बनने के बाद साँचा आसानी से टूट जाए। होप आपको समझ में आया होगा। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग टूल्स मटेरियल। जो आपके डिफरेंट टाइप्स के कटिंग टूल्स मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में आप इजीली अच्छे से लिख सकें। इनके पहले थोड़ा सा हम जो कटिंग टूल्स है मटेरियल है और जो इसके डिफरेंस है वो देखेंगे। कटिंग टूल्स मटेरियल वो पदार्थ मटेरियल होता है जिससे कटिंग टूल बनाया जाता है। टूल इतना मजबूत होना चाहिए कि मेटल को आसानी से काट सके और जल्दी घिसे नहीं। मतलब जो मटेरियल होता है टूल कटिंग का, वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए जिससे कि वो जल्दी घिसे नहीं और उसकी जो मजबूती है वो लंबे समय तक बरकरार रहे। अब इसके हम टाइप्स देख लेंगे। होप आपको समझ आ गया होगा ये टूल्स जो कटिंग टूल्स बताई थी। अब इसके डिफरेंस देख लेंगे। टाइप्स ऑफ कटिंग टूल्स मटेरियल, पहला इसमें आप देखेंगे कार्बन स्टील, सबसे साधारण टूल मटेरियल, कम गति पर काम करता है, जल्दी गर्म हो जाता है। पहला था ये जो कि कार्बन स्टील बताया। दूसरा है वो है आपका हाई स्पीड स्टील, जो कि सबसे अधिक उपयोग होने वाला टूल मटेरियल है, हाई स्पीड पर भी काम करता है, मजबूत और टिकाऊ होता है। जो तीसरा होता है वो होता है आपका सीमेंटेड कार्बाइड, जो कि आपका हाई स्पीड स्टील से अधिक कठोर हार्ड होता है, हाई स्पीड और हैवी कटिंग के लिए अच्छा है, महंगा होता है। जो फोर्थ है वो है आपका सेरामिक, बहुत हार्ड मटेरियल होता है, हाई स्पीड कटिंग के लिए उपयोग होता है, झटके शॉक से टूट सकता है। जो फिफ्थ होता है वो होता है आपका डायमंड, सबसे हार्ड कटिंग टूल मटेरियल, बहुत अच्छी सरफेस फिनिश देता है, नॉन फिरस मेटल और प्लास्टिक पर अधिक उपयोग होता है, सबसे महंगा होता है। होप आपको समझ में आया होगा। मैंने 5 इसके टाइप्स आपको बता दिए। आप चाहें तो वापस से बैक करके समझ सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ फिफ्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका टीआईजी वेल्डिंग है। टीआईडी अब हम देखेंगे फिफ्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारा टीआईजी वेल्डिंग है। टीआईजी वेल्डिंग क्या होता है पहले वो देखेंगे, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी देखेंगे, एंड जो इसका फुल नोट्स होगा वो आपको वीडियो के एंड में इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा। जितने बता रहा हूँ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, एंड वीडियो के एंड में सारे नोट्स मिल जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से और ध्यान से आपको देख लेना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। पहले आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। जो टीआईजी वेल्डिंग की फुल फॉर्म है वो होता है आपका, टीआईजी का फुल फॉर्म है टंगस्टन इनट गैस वेल्डिंग। अब थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टीआईजी वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पिघलता नहीं है, केवल आर्क बनाता है। वेल्ड को हवा से बचाने के लिए आर्गन या हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है।
अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ जो इसके मेन पॉइंट्स होते हैं। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जैसे कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोड पिघलता नहीं है, नॉन कंज्यूमेबल होता है। शील्डिंग गैस आर्गन या हीलियम होती है। वेल्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। पतली धातुओं थिन मेटल की वेल्डिंग के लिए उपयोग होता है। अगर जो आपके इसके एडवांटेजेस बता दूं थोड़ा सा, बाकी वीडियो के एंड में तो आपको फुल नोट्स मिल जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसके एडवांटेज होते हैं जैसे कि अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग होती है, साफ और स्मूथ वेल्ड होता है, स्पैटर बहुत कम होता है, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम आदि पर उपयोग होता है। अगर जो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस आपको बता दूं, प्रक्रिया धीमी होती है, लागत जो इसकी कॉस्ट होती है वो अधिक होती है, स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए होता है इसके लिए। अगर जो इसके आप यूजेस देखेंगे कि यूजेस क्या है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग, एल्युमिनियम वेल्डिंग, पाइप वेल्डिंग में ये आपको टीआईजी वेल्डिंग देखने को मिलता है। होप आपको समझ में आया होगा। यूजेस जैसे मैंने बताया कहाँ यूज होते हैं, एयरक्राफ्ट में होता है, ऑटोमोबाइल, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम वेल्डिंग, पाइप वेल्डिंग में आपको ये सब चीजें देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका, जितने बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको कोई सा भी स्किप नहीं करना है, और जितना बता रहा हूँ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कोई और कुछ ना देखना पड़े। एक वीडियो देखेंगे उसके अंदर सारा चीज़ कवर हो जाएगा। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट इज पैटर्न। पैटर्न क्या होता है हम ये देखेंगे, और इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो देखेंगे, जैसे कि हमारा पैटर्न अलाउंस क्या होता है वो हम सब देखेंगे। पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो पैटर्न है वो क्या होता है, फिर उसके बाद हम पैटर्न अलाउंस देखेंगे। पैटर्न एक मॉडल नमूना होता है जिसका उपयोग सैंड मोल्ड बनाने के लिए किया जाता है। जिस शेप की कास्टिंग बनती है, मतलब बनानी होती है, पहले उसी शेप का पैटर्न बनाया जाता है। जैसे कि अगर जो हमको कोई चीज़ बनानी है तो उसका पहले हम शेप देंगे उसे, उसका एक ढांचा बनाएंगे। उसके बाद हम उसका जो मोल्टन मेटल होता है उसके अंदर डाल के हम उसी शेप का मटेरियल बाहर निकाल लेते हैं। आगे देखेंगे आप, जो पैटर्न अलाउंस होता है वो देख लेंगे। जब कास्टिंग बनती है तो मेटल ठंडा होने पर सिकुड़ता है, मशीनिंग करनी पड़ती है और कुछ बदलाव आते हैं, इसलिए पैटर्न का आकार थोड़ा बड़ा या छोटा अलग बनाया जाता है। इसी अतिरिक्त बदलाव को पैटर्न अलाउंस कहते हैं। पैटर्न तो आपको समझ में आ गया। जब हम कोई चीज़ बनानी होती है तो पहले हम पैटर्न बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं, शेप देने के लिए तो हम एक पैटर्न बनाते हैं। मतलब हमको अगर जो हमको एक ब्रिक बनाना है, एक ईंट बनानी है, तो पहले हमें उसका एक ढांचा चाहिए। उसके बाद उसी ढांचे को हम पैटर्न कहते हैं। और पैटर्न अलाउंस क्या होता है, अब मान लीजिए हम कुछ बना रहे हैं तो उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, तो उसी चेंजेस को पैटर्न अलाउंस कहते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। इतना याद रखना है कि पैटर्न क्या होता है, पैटर्न अलाउंस क्या होता है, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। मैं डेफिनेशंस, इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं सब आपको मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका, कास्टिंग डिफेक्ट। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कास्टिंग डिफेक्ट
व्हाट डू यू मीन बाय कास्टिंग डिफेक्ट, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। मेन फोकस होता है कि कास्टिंग डिफेक्ट क्या है वो आपको बताना है। पहले मैं आपको बता दूंगा जो कास्टिंग डिफेक्ट क्या है वो क्या है, और देन इसके बाद जो कास्टिंग डिफेक्ट के टाइप्स हैं वो भी आपको बता दूंगा। कास्टिंग डिफेक्ट, जब कास्टिंग बनाते समय कोई गलती या खराबी आ जाती है जिससे कास्टिंग सही नहीं बनती है, उसे कास्टिंग डिफेक्ट कहते हैं। समझ में आया होगा कास्टिंग डिफेक्ट क्या है। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई शेप देते हैं, कुछ भी बनाते हैं, जैसे कि ईंट ले लीजिए, ईंट को ही बनाते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे हमें प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं। जैसे इसके अंदर होल मिल जाता है, कहीं से थोड़ा क्रैक होता है, कहीं से कोई टूटा होता है, कहीं से प्रॉपर बना नहीं होता है, कहीं से छोटा होता है, कहीं से बड़ा होता है। तो यही कास्टिंग डिफेक्ट होता है। अब आप आगे देखेंगे, जब मैंने आपको ये बता ही दिया, अब मैं आपको बता देता हूँ इसके जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ये कास्टिंग डिफेक्ट। ये मैंने आपको बता दिया कास्टिंग डिफेक्ट क्या होता है। अब आप देखेंगे इसके टाइप्स। ब्लो होल्स, ब्लो होल्स मतलब जो इनके अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, ब्लो होल्स हो गए। कास्टिंग के अंदर छोटे छोटे छेद मीन्स होल्स बन जाते हैं, ये फंसी हुई गैस के कारण होते हैं। पहला बता दिया। जो दूसरा होता है वो होता है पिन होल, बहुत छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। तीसरा जो होता है श्रिंकेज कैविटी, मेटल ठंडा होकर सिकुड़ता है जिससे अंदर खाली जगह कैविटी बन जाती है। कैविटी जानते होंगे, कैविटी जैसे दांतों के अंदर हमारे खोखलापन आ जाता है, वैसी इनके अंदर भी खोखलापन आ जाता है जब कोई चीज़ हम ढांचा तैयार करते हैं। उसके अंदर जब हम कास्टिंग करते हैं तो ढांचे के अंदर जो हमारा मटेरियल होता है वो सही से चीज़ें शेप वेप नहीं ले पाता है, उसके अंदर खोखलापन देखने को मिलता है। जो फिफ्थ है, सॉरी, उसके बाद जो है वो है मिश्रण। मिश्रण मतलब मॉल्टन मेटल पूरा मोल्ड नहीं भर पाता, इसलिए कास्टिंग अधूरी रह जाती है। होप आपको समझ में आया हो। कोल्ड सट, दो तरफ से आया मोल्टन मेटल आपस में ठीक से नहीं जुड़ता है। अब इधर से भी डाल दिया, इधर से भी डाल दिया, तो इधर से वो सही से ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, सही से चिपक नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, कास्टिंग डिफेक्ट होता है। तो ऐसी आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। वीडियो के एंड में सारे नोट्स मिल जाएंगे। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो है आपका कि जो आपका सेपर होता है एंड जो आपका स्लॉटर होता है, सेपर एंड स्लॉटर मशीन में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा हम इन्हें देख लेंगे, फिर उसके बाद इनके जो डिफरेंसेस है वो देखेंगे। सेपर और स्लॉटर दोनों मशीन टूल्स हैं, दोनों का काम मेटल को काटकर शेप देना है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो सेपर होता है बाहर की सतह एक्सटर्नल सरफेस पर काम करता है, जबकि जो स्लॉटर होता है अंदर की सतह इंटरनल सरफेस पर काम करने के लिए अधिक उपयोगी होता है। ये बाहर के लिए होता है और ये अंदर के लिए उपयोगी होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेंगे। जो आपका सेपर होता है, रैम हॉरिजॉन्टल चलता है। स्लॉटर जो होता है वो उसका जो रैम होता है वो वर्टिकल ऊपर नीचे चलता है। जो आपका सेपर होता है बाहरी सतह एक्सटर्नल सरफेस की मशीनिंग करता है, और जो आपका स्लॉटर होता है वो अंदर की सतह इंटरनल सरफेस की वे और स्लॉट की मशीनिंग करता है। जो आपका सेपर होता है बड़े वर्कपीस पर काम कर सकता है,
लेकिन जो आपका सॉर्टर होता है वो छोटे या मध्यम वर्कपीस पर अधिक उपयोगी होता है। जो आपका सेपर होता है वो होता है फ्लैट सरफेस, ग्रूव और स्लॉट बनाने के लिए उपयोग होता है। जो आपका स्लॉटर होता है वो होता है इंटरनल स्लॉट, की वे और इंटरनल ग्रूव बनाने के लिए उपयोग होता है। जो सेपर होता है वो टूल आगे पीछे हॉरिजॉन्टल दिशा में चलता है, लेकिन जो स्लॉटर होता है वो टूल ऊपर नीचे वर्टिकल दिशा में चलता है। वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब इधर और इधर, इधर से इधर चलता है, और वर्टिकल जो होता है ऊपर से नीचे चलता है। समझ में आया होगा आपको, होप। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका, जो आपकी स्पोर्ट वेल्डिंग क्या होती है। हम ये देखेंगे जो स्पोर्ट वेल्डिंग क्या होता है वो क्या होता है। व्हाट इज स्पॉट वेल्डिंग, या फिर एक्सप्लेन स्पोर्ट वेल्डिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट वेल्डिंग। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो स्पोर्ट वेल्डिंग है वो क्या होता है। पहले देख लेते हैं जो स्पॉट वेल्डिंग है वो क्या होता है। स्पॉट वेल्डिंग में दो मेटल शीट को आपस में जोड़ने के लिए हीट और प्रेशर का उपयोग किया जाता है। जब दो शीट के बीच में अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाता है तो उनके संपर्क बिंदु स्पोर्ट पर रेजिस्टेंस के कारण हीट पैदा होता है। यह हीट मेटल को पिघलाकर एक जॉइंट बना देता है। होप आपको समझ में आया होगा जो स्पोर्ट वेल्डिंग है वो क्या होता है। जब हम किसी दो चीज़ को आपस में जोड़ते हैं तो जो उसकी एंडिंग पॉइंट होती है जहाँ से वो जुड़ता है वहाँ पे हीट और प्रेशर के कारण जब वो मेल्ट होता है और जब वो चीज़ें जुड़ जाती हैं उसे स्पोर्ट वेल्डिंग कहते हैं। अगर जो आप इनके कुछ मेन पॉइंट्स देखेंगे, स्पोर्ट वेल्डिंग एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस है। इसमें हीट प्लस प्रेशर का उपयोग होता है। हीट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कारण उत्पन्न होता है। दो मेटल शीट को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग केवल एक छोटे स्पोर्ट बिंदु पर होती है। होप आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ऑफ सेपर। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ऑफ सेपर क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेपर मशीन में कटिंग टूल आगे और पीछे चलता है। कटिंग स्ट्रोक में टूल धीरे चलता है ताकि मेटल कट सके, जबकि रिटर्न स्ट्रोक में टूल जल्दी वापस आता है। रिटर्न स्ट्रोक का समय कम होता है। इसी सिद्धांत को क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहते हैं। एक बार और बता देता हूँ। सेपर मशीन में, जो सेपर मशीन होता है, कटिंग टूल आगे और पीछे चलता है। कटिंग स्ट्रोक में टूल धीरे चलता है ताकि मेटल कट सके, जबकि रिटर्न स्ट्रोक में टूल जल्दी वापस आता है। रिटर्न स्ट्रोक का समय कम होता है। इसी सिद्धांत को क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहते हैं। होप आपको समझ में आएगा। अगर जो कुछ इसके मेन पॉइंट्स देखेंगे आप, सेपर मशीन में इसका उपयोग होता है। जो क्विक मैकेनिज्म होता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये आपका सेपर मशीन में यूज होता है। ये रोटेटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है। कटिंग स्ट्रोक धीमा होता है, रिटर्न स्ट्रोक तेज होता है। इससे समय बचता है और प्रोडक्शन बढ़ता है। होप आपको समझ में आया होगा। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म सेपर मशीन में यूज होता है। जो सेपर मशीन होता है
क्विक रिटर्न मैकेनिज्म शेपर मशीन में यूज होता है, जिससे कि कटिंग में समय ज़्यादा, वापस आने में समय कम। जो कटिंग होता है, समय ज़्यादा, वापस आने में समय कम। कटिंग में एकदम से जल्दी काट देता है, वापस से रिटर्न होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, उसे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहते हैं। जो 11th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूँ आपको। कुपोला फर्नेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका आपको डायग्राम बनाना है कुपोला फर्नेस का। अगर जो हो सके पॉसिबल तो वीडियो के एंड में ये जो क्वेश्चन मैं दूंगा वहाँ पे ट्राई करूँगा कि जो कुपोला फर्नेस का डायग्राम है वो भी बना के आपको वहाँ पे लगा दूँ, जिससे कि आप और भी आसानी से इसे समझ सकें और पढ़ सकें। कुपोला फर्नेस क्या है वो बता देता हूँ। कुपोला फर्नेस एक वर्टिकल फर्नेस है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कास्ट आयरन को पिघलाने के लिए किया जाता है। इसमें कॉक की सहायता से मेटल को मेल्ट किया जाता है। समझ में आया होगा। कुपोला फर्नेस एक वर्टिकल फर्नेस है जिसका एक वर्टिकल फर्नेस है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कास्ट आयरन को पिघलाने के लिए किया जाता है। इसमें कॉक की सहायता से मेटल को मेल्ट किया जाता है। ये कास्ट आयरन को मेल्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, धीरे धीरे कहीं से एग्जॉस्ट निकलने के लिए होता है, कहीं से एयर निकलने के लिए होता है, कहीं से गैस पास होने के लिए होता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा जहाँ पे वीडियो के एंड में, वो आपको सारे डायग्राम वहाँ बना के रख दूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में आराम से आप बना के आ जाओ और अच्छे नंबर आपको देखने को मिल जाए। अगर जो आप इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कुपोला फर्नेस, जो इसकी बनावट होती है, इसका क्या होता है, इसके अंदर मेन पार्ट्स जो होते हैं इसके कंस्ट्रक्शंस के, जो ये जिस चीज़ से बना होता है, इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के, वो बता देता हूँ। कुपोला फर्नेस एक लंबी खड़ी वर्टिकल सिलेंडर जैसी फर्नेस होती है जिसमें मुख्य भाग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्टिकल में होता है ये। मेन पार्ट्स इसके देख लीजिए। स्टील की सेल होती है, स्टील की सेल होती है, बाहर की मजबूत स्टील बॉडी होती है, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग, अंदर हीट सहने वाली ईंटों की परत होती है, चार्जिंग डूर, इसमें कॉक, मेटल और लाइमस्टोन डाला जाता है, टू योर, इसमें हवा एयर अंदर भेजी जाती है, वेल, नीचे पिघली हुई मेटल जमा होती है, टैप होल, इसमें मेटल बाहर निकलता है, स्लैब होल, इससे स्लैग बाहर निकल जाता है। समझ में आया होगा आपको। अगर जो आपको इसकी थोड़ी सी वर्किंग बता दूं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कुपोला फर्नेस, फर्नेस में सबसे पहले कॉक डाला जाता है, फिर मेटल, कास्ट आयरन और लाइमस्टोन की लेयर डाली जाती है, ट्यूयर से गर्म हवा भेजी जाती है, कॉक जलने से हीट पैदा होती है, हीट से आयरन पिघल जाता है, पिघला हुआ मेटल नीचे जमा होता है, टैप हॉल से मॉल्टन मेटल बाहर निकालकर कास्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है। होप आपको समझ में आया होगा। ये एक तरीके का पूरा प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद एक स्टेप होता है, दूसरा स्टेप होता है, तीसरा स्टेप होता है, चौथा, जो भी मेटल का पार्ट होता है पिघल जाता है ताकि उसे मोल्डिंग में डाल के उसे एक नया शेप दिया जा सके। होप आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो
वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है वो बता देता हूँ आपको। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस वह उपकरण होता है जिसका उपयोग मशीन पर काम करते समय वर्कपीस को मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है ताकि वह हिले नहीं और सही मशीनिंग हो सके। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस का मतलब आप समझ गए होंगे, जो हमारा वर्क पीस होता है, वर्क पीस होता है, चाहे वो लकड़ी का पार्ट हो, मेटल का पार्ट हो, चाहे कोई भी हो, उसे वर्क पीस कहा जाता है। और जो चीज़ उसे होल्ड करके रखती है, वर्क वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, जो उसे वर्क जो उसे होल्ड करके रखती है उसे होल्डिंग डिवाइसेस कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस वो उपकरण होते हैं जिसका उपयोग मशीन पर काम करते समय वर्कपीस को मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है ताकि वह हिले नहीं और सही मशीनिंग हो सके। इसके टाइप्स देख लेंगे। अगर जो टाइप्स बता दूं तो टाइप देख लीजिए। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है चक। चक इसका उपयोग वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह लेथ मशीन में सबसे अधिक उपयोग होता है। छोटे और गोल वर्कपीस को पकड़ने के लिए उपयोगी है। अगर जो इसमें आप दूसरा देखेंगे टाइप, तो वो है फेस प्लेट। इसका उपयोग बड़े और अनियमित इरेगुलर आकार के वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें वर्कपीस को क्लैंप की सहायता से पकड़ा जाता है। जो तीसरा टाइप है वो है मैड्रेल। इसका उपयोग होलो वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है। वर्कपीस को अंदर से सपोर्ट देता है। जो फोर्थ टाइप है वो है सेंटर। इसका उपयोग लंबे वर्कपीस को सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। यह टेल स्टॉक में लगाया जाता है। जो फिफ्थ टाइप है वो है कलेक्ट चक। छोटे और पतले वर्कपीस को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यह अधिक एक्यूरेसी देता है। जो सिक्स है वो है वाइस। इसका उपयोग माइलिंग और ड्रिलिंग मशीन में वर्कपीस पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें जॉब को दबाकर पकड़ा जाता है। होप आपको समझ में आएगा। मैंने 6 आपको इसके टाइप्स बताए जो कि काफ़ी इजी थे, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका, जो आपके फ्लूइड और लुब्रिकेंट होते हैं वो आपको बताने की क्या होता है। डिफरेंट बिटवीन फ्लूइड एंड लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट और फ्लूइड में क्या अंतर होता है वो हम देखेंगे। थोड़ा सा समझ लेंगे हम फ्लूइड और लुब्रिकेंट के बारे में। फ्लूइड एक ऐसा पदार्थ है जो बह सकता है और कटिंग के समय हीट को कम करने का काम करता है, जबकि लुब्रिकेंट का काम दो चलने वाले पार्ट्स के बीच घर्षण, जो फ्रिक्शंस होता है, को कम करना होता है। जो लुब्रिकेंट का काम होता है, जब दो मशीन चलते रहते हैं उसके अंदर जो मशीन चलता रहता है, जो मोटर वोटर लगे रहते हैं उनके अंदर जो फ्रिक्शन पैदा होता है, फ्रिक्शन घर्षण पैदा होता है, उसको कम कर सके, स्मूथ चल सके। और जो फ्लूइड होता है, जो कटिंग के समय जो हीट वगैरह आपका होता है उसे कम कर सके और अच्छे से काम कर सके। दोनों का डिफरेंस देख लेंगे फ्लूइड और आपका लुब्रिकेंट का। फ्लूइड का उपयोग मुख्य रूप से कूलिंग के लिए किया जाता है। लुब्रिकेंट का उपयोग फ्रिक्शन कम करने के लिए किया जाता है। फ्लूइड यह कटिंग टूल और वर्कपीस का तापमान कम करता है। कटिंग सॉरी लुब्रिकेंट यह मूविंग पार्ट के बीच घिसाव वियर कम करता है। फ्लूइड इसका मुख्य कार्य हीट को
हटाना है। लुब्रिकेंट, इसका मुख्य कार्य स्मूथ मूवमेंट देना है। फ्लूइड, कटिंग ऑपरेशन में अधिक उपयोग होता है। लुब्रिकेंट, मशीन पार्ट्स और बियरिंग में अधिक उपयोग होता है। फ्लूइड के एग्जाम्पल देख लेंगे, कटिंग फ्लूइड, वाटर बेस, कूलेंट। लुब्रिकेंट, ऑयल और ग्रीस। होप आपको समझ में आएगा। फ्लूइड कूलिंग करता है, हीट कम करता है। लुब्रिकेंट लुब्रिकेशन करता है, फ्रिक्शन कम करता है। होप आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय टूल लाइफ। आप टूल लाइफ से क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। टूल लाइफ होता क्या है ये आपको बताना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जब तक कोई कटिंग टूल से सही तरीके से कटिंग करता है और अच्छी क्वालिटी की मशीनिंग देता है, उस समय को टूल लाइफ कहते हैं। जो टूल लाइफ होता है, क्या होता है, जब तक कोई कटिंग टूल सही तरीके से कटिंग करता है और अच्छी क्वालिटी की मशीनिंग देता है, मीन शेप देता है, उस समय को टूल लाइफ कहते हैं। ये जब तक अच्छे से शेप देता रहेगा तब तक इसकी लाइफ अच्छी खासी रहेगी। जब टूल का कटिंग एज घिस जाता है, जो एक धारदार चाकू होती है, जब वो घिस जाता है और वह सही कटिंग नहीं कर पाता है तो उसकी लाइफ खत्म मानी जाती है। जो टूल लाइफ होता है, समझ गए होंगे, जब तक अच्छे से कटिंग करता है तो टूल लाइफ उसकी अच्छी है। जब वो घिस जाता है, उसका काटने वाला पार्ट जो होता है घिस जाता है, खराब हो जाता है, तो उसकी जो टूल लाइफ है वो खत्म मानी जाती है। बता देता हूँ थोड़ा, जो इसके फैक्टर अफेक्टिंग कटिंग टूल होते हैं वो क्या होते हैं। जो इसको जो टूल लाइफ को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, बता देता हूँ। पहला होता है आपका कटिंग स्पीड। स्पीड बढ़ाने से टूल जल्दी गर्म होता है। ज़्यादा स्पीड से टूल लाइफ कम हो जाती है। दूसरा जो है फीड रेट। अधिक फीड देने से टूल पर लोड पड़ता है, इससे टूल जल्दी घिसता है। थर्ड जो है डेप्थ ऑफ कट। ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट से कटिंग फोर्स बढ़ता है, टूल लाइफ कम होता है। फोर्थ है टूल मटेरियल। अच्छा और हार्ड मटेरियल टूल की लाइफ बढ़ाता है, जैसे कार्बाइड और डायमंड। फिफ्थ जो है वर्क पीस मटेरियल। हार्ड मटेरियल को काटने से टूल जल्दी वियर हो जाता है। जो सिक्स है वो है कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइड हीट कम करता है, इससे टूल लाइफ बढ़ती है। सेवंथ जो है टूल जियोमेट्री। टूल का सही एंगल और शेप होने से कटिंग अच्छी होती है। जो सेवंथ है वो है, सॉरी, और लाइफ बढ़ती है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो टूल लाइफ है वो क्या होता है, और जो इसके फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं टूल लाइफ जो होती है वो कम कैसे हो जाती है, उसके यहाँ पे जो फैक्टर्स है वो भी मैंने आपको बताए हैं। अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो क्या है, गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग क्या होता है वो आप थोड़ा सा समझ लेंगे। गैस वेल्डिंग गैस वेल्डिंग एक वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें गैस को जलाकर हीट पैदा की जाती है। इस हीट से मेटल के किनारे पिघलते हैं और आपस में जुड़ते हैं। खूब समझ आया होगा गैस वेल्डिंग क्या है। गैस वेल्डिंग एक वेल्डिंग प्रोसेस है जिससे गैस को जलाकर हीट पैदा की जाती है।
इस हीट से मेटल के जो किनारे होते हैं उसे पिघलाकर आपस में जोड़े जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन और एसिटाइलीन गैस का उपयोग किया जाता है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर जो इसके कुछ एडवांटेजेस बता दूं आपको, तो देख लीजिए आप इसके एडवांटेज ऑफ गैस वेल्डिंग के। इक्विपमेंट सिंपल होता है, कॉस्ट कम होती है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है, थिन मेटल शीट्स की वेल्डिंग के लिए उपयोग है, मशीन को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कटिंग और ब्रेजिंग में भी उपयोग किया जाता है। अगर जो आपके इसके लिमिटेशन बता दो, लिमिटेशन ऑफ गैस वेल्डिंग, वेल्डिंग स्पीड कम होती है, थिक मेटल के लिए उपयोग नहीं है, हीट अधिक एरिया में फैलती है, वेल्ड की स्ट्रेंथ आर्क वेल्डिंग से कम होती है, स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, गैस सिलेंडर्स को संभालना पड़ता है। होप आपको समझ में आया होगा। गैस वेल्डिंग बता दिया, इसके जो एडवांटेज है वो बता दिया, और जो इसकी लिमिटेशन है मीन्स इसकी हानियाँ, जो इसके हानियाँ होते हैं वो क्या होते हैं, गैस वेल्डिंग की लिमिटेशन हानियाँ क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूँ आपको। आपको यहाँ पे जो वेल्डिंग जॉइंट होता है वो क्या होता है और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो देख लेंगे आप। पहले आपको वेल्डिंग जॉइंट क्या है, देन उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। वेल्डिंग जॉइंट क्या है वो थोड़ा सा आप देख लेंगे। जब दो या दो से अधिक मेटल पार्ट को हीट और प्रेशर की सहायता से स्थायी रूप से परमानेंटली जोड़ा जाता है तो उसे वेल्डिंग जॉइंट कहते हैं। आपने देखा होगा दो मेटल के पार्ट को जब हम जोड़ते हैं बीच से परमानेंटली, उसे ही हम वेल्डिंग जॉइंट कहते हैं। जहाँ से वो जुड़ा हुआ है वही एक तरीके का वेल्डिंग जॉइंट होता है। जैसा कि आपने साइकिलों में देखा होगा, बाइक में देखा होगा, तो आपने एक देखा होगा जहाँ से जॉइंट होता है वही आपका वेल्डिंग जॉइंट होता है। इसके एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग जॉइंट, स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनता है, जॉइंट परमानेंट होता है, वेट कम होता है क्योंकि बोल्ट और नट्स की ज़रूरत नहीं होती है, लीक प्रूफ जॉइंट बनाया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स शेप को आसानी से जोड़ा जा सकता है, असेंबली टाइम कम लगता है, कम मटेरियल की आवश्यकता होती है। अगर जो इसकी डिसएडवांटेज की बात कर ली जाए, जॉइंट को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, हाई टेम्परेचर के कारण मेटल में डिस्टॉर्शन हो सकता है, स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होती है, वेल्डिंग डिफेक्ट होने की संभावना रहती है, हीट अफेक्टेड जोन बनता है जिससे मेटल की प्रॉपर्टी बदल सकती है, सेफ्टी इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। तो आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो है आपका बोरिंग। बोरिंग क्या होता है, दो चार और क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो बताने के बाद जितने आपके नोट्स हैं वो लगा दूंगा, आप आराम से पढ़ लेंगे और देख लेंगे। इतना देखने के बाद आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और भी जो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, डायग्राम हो गए, जो भी होगा मैं सब लगा दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। देख लेंगे बोरिंग क्या होता है। बोरिंग एक मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें पहले से बने हुए होल को बड़ा और सही आकार, एक्यूरेट साइज का बनाया जाता है। इसमें एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। बोरिंग क्या होता है, पहले से कोई चीज़ के अंदर होल होता है उसे और अच्छे से होल और अच्छे से एक्यूरेट साइज का बनाया जाता है। इसमें एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा कि बोरिंग क्या होता है।
इसके कुछ मेन पॉइंट्स देखेंगे तो बोरिंग में पहले से बने होल पर काम किया जाता है। इसके अंदर एक पहले से होल होता है, एक पहले से होल होता है, उसके अंदर और अच्छे से होल करके इसके अंदर और अच्छे से इसको बनाया जाता है, इस पे काम किया जाता है। होल का साइज बढ़ाया जाता है, होल की एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश इम्प्रूव होती है। इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग होता है। बोरिंग ऑपरेशन लेथ, ड्रिलिंग और बोरिंग मशीन पर किया जाता है। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका सैपर एंड प्लानर। सैपर एंड प्लानर क्या होता है वो देख लेंगे आप। पहले देख लेंगे सैपर और प्लानर होता क्या है। सैपर और प्लानर दोनों मशीन टूल हैं जिनका उपयोग फ्लैट सरफेस बनाने के लिए किया जाता है। फर्क यह है कि सैपर में कटिंग टूल चलता है और वर्कपीस स्थिर रहता है, जबकि प्लानर में वर्कपीस चलता है और कटिंग टूल स्थिर रहता है। समझ में आया होगा। जो सैपर होता है इसके अंदर क्या होता है, जो सरफेस बनाने के लिए किया जाता है, जिससे कि बस इतना फर्क होता है इसके अंदर, कटिंग टूल चलता है और वर्कपीस स्थिर रहता है। मतलब जो ये जो कटिंग टूल है ये तो आपका फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड रहता है, और जो वर्क पीस होता है यहाँ पे कटिंग टूल जो होता है ये चलता रहता है। और बाकी जो, सॉरी स्टूडेंट मिस्टेक हो गया, जो सेपर होता है इसके अंदर जैसे मैंने बताया था, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये वर्क पीस है और ये टूल है, तो इसमें क्या होता है, वर्क पीस जो होता है आपका स्थिर रहता है और मशीन इसको काटता रहता है। और जो प्लानर होता है, प्लानर के अंदर क्या होता है, आपका जो वर्क पीस होता है वो आपका चलता रहता है, और यहाँ पे जो आपका टूल होता है वो एक जगह स्थिर रहता है। इसमें आपका वर्क पीस स्टेबल रहता है, इसके अंदर आपका टूल जो कटिंग टूल रहता है वो स्थिर रहता है। होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो के एंड में नोट्स लगा दूंगा। थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से आपको बता देता हूँ जिससे कि आप और भी आसानी से समझ पाए। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका टीआईजी एंड एमआईजी वेल्डिंग। टीआईजी एंड एमआईजी वेल्डिंग क्या है ये देख लेंगे आप। टीआईजी और एमआईजी, टीआईजी और एमआईजी दोनों आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। फर्क यह है कि टीआईजी में टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है, जबकि एमआईजी में मेटल वायर इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है। इनके दोनों के डिफरेंस देख लेंगे आप, टीआईजी के और एमआईजी के। जो आपका टीआईजी होता है, टीआईजी का पूरा नाम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है, और एमआईजी का पूरा नाम मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है। टीआईजी में इलेक्ट्रोड नहीं पिघलता, नॉन कंज्यूमेबल होता है, और एमआईजी में इलेक्ट्रोड पिघलता है, कंज्यूमेबल होता है। टीआईजी में वेल्डिंग स्पीड कम होती है और एमआईजी में वेल्डिंग स्पीड अधिक होती है। टीआईजी में वेल्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, एमआईजी में वेल्डिंग क्वालिटी अच्छी होती है। और आपका टीआईजी में थिन मेटल के लिए अधिक उपयोग है, वहीं पे एमआईजी आपका थिक और लार्ज प्रोडक्शन वर्क के लिए उपयोग है। टीआईजी में ऑपरेशन थोड़ा कठिन होता है और एमआईजी में ऑपरेशन आसान होता है। टीआईजी में कॉस्ट अधिक होता है और एमआईजी में कॉस्ट, अगर जो टीआईजी के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें कॉस्ट जो है कम होता है। टीआईजी के अकॉर्डिंग एमआईजी में कॉस्ट कम होता है। होप आपको समझ में आया होगा। एंड उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग क्या होता है ये थोड़ा सा आप समझ लेंगे।
ये जितने भी क्वेश्चन है थोड़े इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। थर्माइट वेल्डिंग देख लेंगे क्या होता है। थर्माइट वेल्डिंग एक वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें थर्माइट मिक्सचर एल्युमिनियम पाउडर प्लस आयरन ऑक्साइड की केमिकल रिएक्शन से बहुत अधिक हीट पैदा की जाती है। इस हीट से मेटल पिघलता है और दो मेटल पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं। समझ में आएगा थर्माइट वेल्डिंग क्या होता है। थर्माइट वेल्डिंग एक वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें थर्माइट मिक्सचर एल्युमिनियम पाउडर प्लस आयरन ऑक्साइड की केमिकल रिएक्शन से बहुत अधिक हीट पैदा की जाती है। इस हीट से मेटल पिघलता है और जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, एक बार और बता देता हूँ। थर्माइट वेल्डिंग एक वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें थर्माइट मिक्सचर एल्युमिनियम पाउडर प्लस आयरन ऑक्साइड की केमिकल रिएक्शन से बहुत अधिक हीट पैदा की जाती है। इस हीट से मेटल पिघलता है और दो मेटल पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं। इसको इसका आपको वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, एल्युमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड को मिलाकर थर्माइट मिक्सर बनाया जाता है। मिक्सर को जलाने पर केमिकल रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन से बहुत अधिक हीट पैदा होता है। मेटल पिघल जाता है। पिघला हुआ मेटल जॉइंट पर डालकर वेल्डिंग की जाती है। अगर जो इसके एडवांटेजेस देखेंगे, इसके जो लाभ है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है। हैवी और लार्ज मेटल पार्ट्स की वेल्डिंग के लिए उपयोग है। इक्विपमेंट सिंपल होता है, स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनता है। रेलवे ट्रैक वेल्डिंग में उपयोग होता है। ये जो है रेलवे ट्रैक वेल्डिंग में उपयोग होता है। अगर जो आप इसका लिमिटेशन देखेंगे, लिमिटेशन मतलब इसकी जो हानियां हैं वो देख लेंगे। केवल कुछ विशेष कामों के लिए उपयोग है। प्रोसेस को कंट्रोल करना कठिन होता है। स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होती है थर्माइट वेल्डिंग के लिए। थिन मेटल के लिए उपयोग नहीं है। कॉस्ट अधिक होता है। होप आपको समझ में आएगा थर्माइट वेल्डिंग क्या है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसके जो एडवांटेज है वो बता दिया, इसकी जो लिमिटेशन थी वो भी बता दी। वीडियो के एंड में आपको सारे नोट्स इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेंगे आप। आर्क वेल्डिंग देख लेंगे कि क्या होता है। अब आपने आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे देखे, जैसे कि एसी आर्क वेल्डिंग, डीसी आर्क वेल्डिंग, लेकिन आर्क वेल्डिंग क्या है ये भी थोड़ा सा मालूम होगा तो आप और अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। आर्क वेल्डिंग एक वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच इलेक्ट्रिक आर्क पैदा की जाती है। इस आर्क से हीट बनती है जिससे मेटल पिघलता है और दो मेटल पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं। समझ में आया होगा। अब इसके आगे आप एसी और इसके आगे आप डीसी भी लगा सकते हैं, जैसे कि अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। तो आर्क वेल्डिंग समझ में आया होगा। आर्क वेल्डिंग एक वेल्डिंग प्रोसेस है जिससे इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच इलेक्ट्रिक आर्क पैदा की जाती है। इस आर्क से हीट बनती है जिससे मेटल पिघलता है और दो मेटल पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल आप देख लेंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्किंग प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच इलेक्ट्रिक आर्क बनाई जाती है। आर्क से बहुत अधिक हीट पैदा होता है। हीट के कारण मेटल और इलेक्ट्रोड पिघलते हैं। पिघला हुआ मेटल ठंडा होकर मजबूत जॉइंट बना देता है। इसका कुछ एडवांटेज देख लेंगे। जो आर्क वेल्डिंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्क वेल्डिंग आपको पता होना चाहिए। इसके जो एडवांटेज है वो देख लेंगे। इसके जो लाभ है, जॉइंट की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इक्विपमेंट आसान और कम कॉस्ट का होता है। डिफरेंट मेटल की वेल्डिंग की जा सकती है। पोर्टेबल इक्विपमेंट उपलब्ध होता है। थिक मेटल की वेल्डिंग के लिए उपयोग होता है। इसके लिमिटेशन देख लेंगे। एग्जाम में आप 2-3 पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है सारा कुछ लिखना। चाहे आप वेल्डिंग का जो आर्क वेल्डिंग है उसका डेफिनेशन लिख दिए, एडवांटेज लिख दीजिए, इतना भी लिख देंगे तो बहुत है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको और भी अच्छा नॉलेज मिल सके। लिमिटेशन क्या है, इसकी हानियाँ क्या है।
स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, वेल्डिंग डिफेक्ट होने की संभावना रहती है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। जो आर्क वेल्डिंग है इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। सेफ्टी इक्विपमेंट ज़रूरी होता है। थिन शीट की वेल्डिंग कठिन हो सकती है। होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेंगे, वो है आपका वेल्डिंग डिफेक्ट कॉज एंड रेमेडीज। वेल्डिंग डिफेक्ट क्या है, उसके कॉज कारण क्या है, और उसकी रेमेडीज क्या है, मतलब उसे ठीक करने की दवा क्या है। वेल्डिंग डिफेक्ट क्या होता है पहले वो देख लेंगे। वेल्डिंग करते समय अलग वेल्ड जॉइंट में कोई खराबी या कमी आ जाती है तो उसे वेल्डिंग डिफेक्ट कहते हैं। जब हम दो चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे वेल्डिंग डिफेक्ट कहते हैं। कुछ कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट है और कॉजेज उसके क्या है, रेमेडीज क्या है, वो बता देता हूँ। पहला जो है वो है क्रैक। क्रैक उसके कारण क्या है, ज़्यादा हीट, गलत वेल्डिंग टेक्निक, और उसका जो रेमेडी है वो क्या है, सही वेल्डिंग स्पीड और टेम्परेचर रखें। इसका जो दूसरा है वो है पोरोसिटी, मतलब छोटे छेद। इसमें क्या है आपका जो कॉज है, गैस का फंस जाना, गंदी सरफेस, और इसकी जो रेमेडी है वो है मेटल सरफेस साफ करें और सही सील्डिंग गैस उपयोग करें। उसके बाद जो इसमें तीसरा पॉइंट आता है वो है अंडरकट। अंडरकट में क्या होता है, इसके कॉज क्या है, ज़्यादा करंट या गलत इलेक्ट्रोड एंगल। रेमेडी है करंट कम करें और सही एंगल रखें। चौथा पॉइंट है लैक ऑफ फ्यूजन। इसके कारण क्या है, कम हीट या गलत वेल्डिंग स्पीड, और रेमेडी क्या है, हीट बढ़ाएं और सही स्पीड रखें। पांचवा पॉइंट है स्लैग इंक्लूजन। कारण क्या है, स्लैग ठीक से काम ना करना, और रेमेडी क्या है, इसका उपाय क्या है, हर पास के बाद स्लैग कम करें। 6 है ओवरलैप। वेल्डिंग स्पीड कम होना इसका कारण है, सही वेल्डिंग स्पीड रखें, इसकी रेमेडी है। 7th है स्पैटर। ज़्यादा करंट गलत सेटिंग इसका कॉज है, करंट और वोल्टेज सही रखें, इसकी रेमेडी है। और लास्ट पॉइंट है इसका बर्न थ्रो। ज़्यादा हीट या पतली सीट इसके कारण है, करंट कम और स्पीड बढ़ाएं, इसकी रेमेडीज है। होप आपको समझ में आया होगा। एंड कुछ और भी है इससे रिलेटेड, और भी, जैसे कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्या है, मोल्ड्स क्या है, और आपका डाई कास्टिंग क्या है, और आपका जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो क्या है। तो ये थोड़े बहुत रह गए हैं, तो मैं आपको वीडियो के एंड में अब सारे जितने भी नोट्स हैं लगा देता हूँ। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ लेना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम में देखने को ना मिले। फ्लक्स, मॉल्ट्स, डाई कास्टिंग, वेल्ड प्रोसेस बचा है, तो ये क्यों छोड़ूं, ये भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्लक्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्लक्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका उपयोग वेल्डिंग और ब्रेजिंग में मेटल सरफेस से ऑक्साइड और गंदगी हटाने के लिए किया जाता है। यह वेल्डिंग जॉइंट को साफ और मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर जो इसके आप फंक्शन देखेंगे, फंक्शन ऑफ फ्लक्स, मेटल सरफेस से ऑक्साइड हटाना, वेल वेल्ड पुल को हवा एटमॉस्फेयर से बचाना, ऑक्सीडेशन को रोकना, वेल्डिंग जॉइंट की क्वालिटी सुधारना, इम्प्योरिटी को स्लैग के रूप में बाहर निकालना। अब आप देख लेंगे जो मोल्ड है, मोल्ड क्या है। मोल्ड एक खोखला सांचा होलो कैविटी होता है जिसमें
पिघली हुई धातु मोल्टन मेटल डाली जाती है। मेटल ठंडा होने के बाद उसी आकार की कास्टिंग बन जाती है। समझ में आया होगा आपको। अगर जो मोल्ड्स के कुछ टाइप्स बता दूं तो जैसे कि परमानेंट मोल्ड, ये ये बार बार उपयोग किया जाता है, यह मेटल से बना होता है। एग्जाम्पल जैसे कि डाई कास्टिंग मोल्ड। दूसरा होता है इसमें टाइप्स टेम्परिंग मोल्ड, इसे एक बार उपयोग करने के बाद तोड़ना पड़ता है, यह सैंड से बनाया जाता है। एग्जाम्पल सैंड मोल्ड। समझ में आया होगा आपको। अगर जो मोल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, मेन पार्ट्स ऑफ मोल्ड, फ्लेक्स फ्लैश मोल्ड को सपोर्ट करता है। पैटर्न मोल्ड बनाने के लिए मॉडल होता है। कैविटी जहां मोल्टन मेटल भरा जाता है। स्प्रू मेटल डालने का रास्ता, स्प्रू जो होता है वो मेटल डालने का रास्ता होता है। राइजर एक्स्ट्रा मेटल सप्लाई करता है। रनर मेटल को कैविटी तक पहुंचाता है। खूब समझ में आया होगा आपको। उसके बाद आप देखेंगे डाई कास्टिंग क्या होता है। डाई कास्टिंग डाई कास्टिंग एक कास्टिंग प्रोसेस है जिसमें पिघली हुई मेटल को हाई प्रेशर से एक मेटल मोल्ड डाई में डाला जाता है। मेटल ठंडा होने के बाद उसी डाई के आकार की कास्टिंग बन जाती है। समझ में आएगा डाई कास्टिंग क्या है, एक बार और बता देता हूँ। डाई कास्टिंग एक कास्टिंग प्रोसेस है जिसमें पिघली हुई मेटल को हाई प्रेशर से एक मेटल मोल्ड डाई में डाला जाता है। बहुत हाई प्रेशर के थ्रू डाला जाता है मोल्टन मेटल एक मोल्ड के अंदर। मेटल ठंडा होने के बाद उसी डाई के आकार की कास्टिंग बन जाती है। जो मोल्ड होता है, ढांचा होता है, डाई होता है, मोल्ड को ही हम डाई कहते हैं। होप समझ में आएगा। जो मोल्ड है वो डाई डाई होता है। मोल्ड और डाई दोनों सेम ही होता है लगभग। उसके अंदर जो चीज़ें हम डालते हैं वो चीज़ें निकल के बाहर आती हैं उसी शेप की। होप समझ में आएगा। अगर जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, इसका अगर जो वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे तो मेटल को पहले से पिघलाया जाता है। पिघलाई हुई मेटल को हाई प्रेशर से डाई में डाला जाता है। मेटल डाई के अंदर ठंडी होकर जमा होती है। डाई खोलकर तैयार कास्टिंग निकाल ली जाती है। एडवांटेज अगर जो आप इसके देखेंगे, हाई एक्यूरेसी मिलती है, सरफेस फिनिश अच्छी होती है, प्रोडक्शन स्पीड अच्छी होती है, कॉम्प्लेक्स शेप्स आसानी से बनाई जा सकती है, लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। होप आपको समझ में आया होगा। एंड उसके बाद जो लास्ट है वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस क्या है वो देख लेंगे। वेल्डिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक मेटल पार्ट्स को हीट प्रेशर या दोनों की सहायता से अस्थायी रूप से परमानेंट जोड़ा जाता है। एक बार और बता देता हूँ वेल्डिंग प्रोसेस क्या है। वेल्डिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक मेटल पार्ट्स को हीट प्रेशर या दोनों की सहायता से अस्थायी रूप से परमानेंटली जोड़ा जाता है। खूब समझ में आया होगा आपको। अगर जो आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क से हीट पैदा होता है। एग्जाम्पल टीआईजी हो गया, एमआईजी हो गया। दूसरा इसका पॉइंट होता है वेल्डिंग प्रोसेस में गैस वेल्डिंग, ऑक्सीजन और फ्यूल गैस जलाकर हीट बनाई जाती है। एग्जाम्पल में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तीसरा इसमें होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से हीट पैदा होती है। एग्जाम्पल स्पॉट वेल्डिंग। फोर्थ होता है थर्माइट वेल्डिंग, केमिकल रिएक्शन से हीट पैदा होती है, हैवी पार्ट जोड़ने के लिए उपयोग होता है। अगर जो वेल्डिंग प्रोसेस का मैं एडवांटेज बता दूं, वेल्डिंग का स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनता है, परमानेंट जॉइंट मिलता है। जो वेल्डिंग होती है काफ़ी मजबूत रहती है, वेट कम रहता है, कॉम्प्लेक्स शेप को जोड़ सकते हैं और मटेरियल की बचत भी होती है। होप आपको समझ में आया होगा। वेल्डिंग का एक और आपको डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ। जॉइंट को आसानी से अलग नहीं कर सकते, ये इसके डिसएडवांटेज है। हीट के कारण डिस्टॉर्शन होता है, स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। वेल्डिंग डिफेक्ट
हो सकती है। होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपके रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं लगा देता हूँ। अब मैंने आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। अब आपको देखने को मिलने वाला है फिल अप, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म्स और भी जो भी रिलेटेड होगा जो कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है और आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको वीडियो के एंड, अभी वीडियो ख़त्म होने वाली है, आपको ये चीज़ें स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएंगी एंड ब्रैकेट में आपको आंसर भी देखने को मिल जाएगा। होप, उम्मीद करता हूँ जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। अब आपको ये सारे जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड आंसर्स हैं वो आपको उसके बाद मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, देन उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपका इंग्लिश प्लस हिंदी में होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले फुल फॉर्म बताऊंगा, स्टैंड फॉर्स भी बता दिए। ये रहे आपके फिलअप्स, सबको पढ़ लेना है। ट्रू फॉल्स भी यहाँ पे मैंने लिख के दे दिए हैं, पढ़ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है प्रॉपर। उसके बाद आपको इंग्लिश में भी मिलेगा वही चीजें, आपको वही चीजें हिंदी में भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ लेना है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। चाहे डेफिनेशंस हो, चाहे एप्लीकेशंस हो, चाहे डिफरेंस बिटवीन्स हो, कोई भी क्वेश्चन है इसके अंदर जो मैंने आपको दिए हैं वो बहुत आसान तरीके से हैं जिससे आप बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको कुछ और देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं मैंने खुद एक एक लिख के खुद ही आपके लिए तैयार किए हैं। तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, जो आपके कजन्स होंगे, आपके ब्रदर सिस्टर्स होंगे, उनको भी ये सेंड कर दें ताकि वो भी पढ़ के पास हो पाए। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का मैंने रेडी कर दिया है। इसके बाद जो आपके सब्जेक्ट है, टोटल आपको थर्ड सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला सब्जेक्ट मैंने रेडी कर दिया, बचे 5 सब्जेक्ट। अब आपको किसी अदर ब्रांच के स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर जो उनको भी किसी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का नोट्स वगैरह चाहिए होगा और एक्सप्लेनेशन वगैरह भी चाहिए होगा तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए भी तैयार कर दूंगा। फिलहाल मैं थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके जो भी ट्रू फॉल्स हो गए, स्टैंड फॉर हो गए, फुल फॉर्म्स हो गए, जो भी आपके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर बना के देने वाला हूँ जिससे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े और ना ही आपको परेशान होने की जरूरत पड़े। ये जो मैंने आपको बना के दिया है इसे बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। जैसा कि मैंने आपसे 1 महीने पहले कहा था कि आपका जब और सेमेस्टर स्टार्ट होगा, और सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे से एक ही वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपके ट्रू फॉल्स होंगे, फिलअप्स होंगे, फुल फॉर्म्स होंगे, सारी चीजें आपको एक ही वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे आंसर भी दिए हुए हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिससे कि आपको कोई भी पढ़ने में परेशानी ना हो। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है बहुत इजी टू लर्न है जिससे कि आप आराम से पढ़ सकते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छे खासे नंबर लेके आ सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस है अगर जो आप उनको आराम से एक बार देख लेंगे और रीड कर लेंगे तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस और आंसर्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, क्वेश्चंस का जो आंसर दिया है वो बहुत ही आसान तरीके से दिया है। एग्जाम में आप इंग्लिश में
या फिर हिंदी में, या फिर दोनों को कंबाइन करके लिख सकती हैं। लेकिन एक गलती नहीं करना है कि आप एक लाइन इंग्लिश और एक लाइन हिंदी ऐसे नहीं लिखना है। आप दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं। जैसे कि हिंदी के अंदर कुछ वर्ड्स आपके इंग्लिश के हो जाएंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका सही तरीका होगा। तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, एंड दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। एंड एग्जाम में जब भी आप लिखें तो कोई भी क्वेश्चंस को आप छोड़ के ना आए। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखे जो कि आपका थोड़ा बहुत रिलेट करता है, कि आपको उससे थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में पता है, तो आप जरूर उसको अटेंड करके आए। बाकी आप पढ़ लीजिए, बहुत मेहनत लगा है बनाने में। एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ ले और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट। हैव अ नाइस डे।